नमस्कार साथियों, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप सभी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं हरी सिंह राजपूत लेकर आया हूं एक और शानदार सेशन। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आज पोस्ट मॉडर्न पीरियड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो साथियों, ये वो टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में पहले कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए और भविष्य में आने की उम्मीद भी है। देखिए, ये जो रैपिड फायर सीरीज हमारी चल रही है, ये बेसिकली आपका एक टॉपिक वाइज रिवीजन करने के लिए है कि हर टॉपिक के एमसीक्यूज को आप एटलीस्ट रिवाइज कर सकें। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा अपडेट है कि स्टडी आईक्यू आप सभी एस्पिरेंट जो कि एमपीपीएससी की तैयारी की अभी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत शानदार बैच लेकर आया है। एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पीएससी आरंभ 22 बैच। देखिए, आरंभ स्टडी आईक्यू की एक शानदार सीरीज का नाम है, क्योंकि अभी तक हमने 21 बैच जो हैं एमपीपीएससी के शानदार तरीके से लॉन्च किए हैं और बच्चों द्वारा काफी पसंद किए गए हैं। और उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं 22, ये सीरीज हमारी 22 बैच हमारा है। और ये एक पूरा का पूरा प्री से लेकर इंटरव्यू तक का एक लाइव फाउंडेशन कोर्स है पूरा का पूरा, जिसमें ये जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से, यानी 24 मार्च से आरंभ 22 बैच की शुरुआत हो रही है। और अगर आप अपनी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है हमारा गोल्ड प्लान जो कि है 11,999 रुपए का, और दूसरा हमारा प्लान है प्लेटिनम जो कि है 18,999 रुपए का। आपको अगर इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, आपको मेरा कोड यूज करना है हरी लाइव। तो जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे हरी लाइव, आपको क्या मिलेगा, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा 9289996921, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पहला प्रश्न हमारा आज का क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस सुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था। यानी इसमें मेनली जो क्वेश्चन है वो सुंग शासक के शासनकाल में आए एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस की बात हो रही है। और हेलियोडोरस बहुत सारे एग्जामों में पीवाईक्यू के तौर पे पूछा गया है। तो हेलियोडोरस किसके शासनकाल में आया था आपको बताना है। अब आपके पास आंसर देने के लिए चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, भागभद्र, पुष्यमित्र, सुंग, देवभूमि और देवदत्त। इसका जो सही आंसर है वो है भागभद्र। याद रखिएगा, भागभद्र कौन है, तो यह सुंग वंश का, याद रखिएगा, सुंग वंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी, यह सुंग वंश का 9वां शासक था। और इसकी जो राजधानी थी, यानी सुंग शासकों की जो राजधानी थी मोस्ट ऑफ द टाइम वो विदिशा थी। विदिशा जिसका एक नाम बेशनगर या भेलसा भी है। तो बेसनगर इसकी राजधानी थी। तो बेसनगर में, इसकी राजधानी में सुंग शासक भागभद्र के समय एक यूनानी राजदूत आता है जिसका नाम होता है हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस कौन था, यूनानी राजदूत था जो कि इसके शासनकाल में भारत आता है। और इसकी जो है चर्चा होती है किससे, हेलियोडोरस की चर्चा होती है भागभद्र से, वैष्णव धर्म के ऊपर या भागवत धर्म के ऊपर, जिससे हेलियोडोरस प्रभावित होता है। और हेलियोडोरस ने प्रभावित होकर भारत में, याद रखिएगा भारत में भी कहां पर, तो याद रखना है आपको, विदिशा में एक गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे खाम बाबा अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। तो गरुड़ स्तंभ लेख या खाम बाबा अभिलेख कहां पर है, याद रखेगा, ये विदिशा में है। और इसकी एक खास बात और है। अब आप कहेंगे सर इसकी क्या खास बात है, क्योंकि हेलियोडोरस ने भारत में आकर अपना लिया था भागवत धर्म, यानी भगवान विष्णु को वो पूजने लगा था। भागवत धर्म अपनाकर खुद को भागवत कहा। और ये जो स्तंभ है या जो अभिलेख है वो भारत में, याद रखेगा, भागवत धर्म का सबसे पुराना अभिलेख है। तो भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेख किसे माना जाता है, भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है गरुड़ स्तंभ लेख को। तो इसके जो क्वेश्चन है कैसे हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। पहला प्रश्न है गरुड़ स्तंभ लेख कहां से मिला है, तो आपको आंसर करना है विदिशा से। दूसरा क्वेश्चन है गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया, तो आपको आंसर करना है हेलियोडोरस। तीसरा क्वेश्चन है हेलियोडोरस कहां से आया था, याद रखिएगा हेलियोडोरस तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालकीड्स के दरबार से आया था। तो तक्षशिला से आया था और इसने कौन सा धर्म अपनाया, भागवत। उम्मीद है आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है भागवत। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कलाकृतियों में किसका संबंध सुंग काल से है, आपको बताना है कि जो कलाकृतियां आपको ऑप्शंस में दिख रही हैं इसमें से कौन कौन सी सुंग काल से संबंधित है।
बताइए जल्दी क्या आंसर होगा। भरूच स्तूप, सांची स्तूप, गरुड़ स्तंभ, उपयुक्त सभी। मुझे लगता है इस तरह के प्रश्नों का आंसर हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्यों होगा? देखिए भरूच स्तूप कहां है? सतना के उचेरा में है, नंबर 1 याद रखिएगा। नंबर 2 सांची स्तूप कहां है? रायसेन मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरी चीज आपको याद रखनी, गरुड़ स्तंभ कहां है? ये विदिशा में है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तीनों शुंग काल से कैसे संबंधित हो सकती हैं? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए जितने भी स्तूप भारत में बने मूलतः अशोक ने बनवाए थे, लेकिन उन स्तूपों की मरम्मत शुंग काल में हुई। जैसे कि इसकी जो मरम्मत है वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाई गई थी और इसके बारे में कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने इसका निर्माण प्लस मरम्मत करवाई थी। यानी मूलतः तो यह अशोक के समय बना, लेकिन ये टूट गया था, तो इसका निर्माण और मरम्मत एक तरीके से पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई। तो ये दोनों हो गए शुंग काल से संबंधित। और गरुड़ स्तंभ तो बनवाया ही किसके समय है? शुंग शासक भागवद्र के समय बना है, इसीलिए याद रखिएगा उन दोनों का संबंध पुष्यमित्र शुंग से है और इसका संबंध भागवद्र से, और तीनों शुंग वंश के शासक थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है विदिशा के शासक कण्व, एक विदिशा का कण्व शासक था, या हम कह सकते हैं विदिशा के कण्व वंश का शासक था, को विदिशा के शासक कण्व को किस सातवाहन शासक ने पराजित किया था? ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसका जो आंसर है वो होगा, देखिए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सिमुक। क्या आंसर होगा साथियों? सिमुक होगा, याद रखिएगा। सिमुक कौन है? सिमुक बेसिकली सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो इसकी कहानी यह है कि अंतिम शुंग शासक था, यानी शुंग वंश का अंतिम कण्व शासक, यानी कण्व वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था सुशर्मा। याद रखिएगा क्या नाम था? सुशर्मा। और इस सुशर्मा की हत्या करके, इसको पराजित करके, याद रखिएगा क्या किया गया था? इसको पराजित करके सिमुक द्वारा इसे पराजित किया गया था और इसे पराजित करके सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। सिमुक कौन है? तो सिमुक याद रखिएगा सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी। देखिए सातवाहन वंश में बहुत सारे शासक हुए, जिसमें एक शासक था जिसको हम बोलते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहनों का मैं आपको बता दूं, सातवाहनों का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है गहरा। और याद रखिएगा सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, तो आपको कनेक्ट करना है कि जो मालवा वाला रीजन है वहीं पर, क्योंकि सातवाहन शासकों का सांची से स्तूप मिला है, विदिशा से उनके साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें विदिशा दिया है, इसीलिए सही उत्तर होगा विदिशा। ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, याद रखिएगा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश के विदिशा से मिले हैं। किससे मिले हैं? मध्य प्रदेश के विदिशा, जिसे हम बेसनगर कहते थे, वहां से मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है? हिंद यूनानी शासक, ध्यान से देखिए, हिंद यूनानी शासक है एक जिसका नाम मिनांडर है, और मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सॉरी, इसमें तो ऑप्शन ही गायब है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रश्नों के आंसर हैं, तो देखते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक। देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नई डायनेस्टी है, नाग है, जिसमें बहुत सारी और है, मग डायनेस्टी है, इसके अलावा आप देखेंगे तो बोधी डायनेस्टी है, इसके अलावा औलिकर डायनेस्टी, ये सब ऐसी डायनेस्टी है जिनसे आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विदिशा में नागवंश का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर है वृषनाथ, या जिसे हम वृषनाग कह सकते हैं। याद रखिएगा नागवंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? नाग शासक वृषनाग या वृषनाथ के द्वारा की गई थी। जो नाग लोग थे, यानी नाग बेसिकली कुषाणों के सामंत थे। किनके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। और इसका जो संस्थापक था, संस्थापक का नाम क्या है? नागवंश की स्थापना की थी भीम
सॉरी वृषनाथ ने, किसने की थी? वृषनाथ ने की थी, जिसे वृषनाग आप कह सकते हैं। आगे चलकर क्योंकि इनकी राजधानी, नागों की राजधानी जो थी वो विदिशा थी, इसीलिए आगे चलकर इसकी राजधानी विदिशा के स्थान पर हमारे ग्वालियर के पास शिफ्ट की गई थी और उसका नाम था पवाया या पद्मावती जिसे कहते हैं। पवाया को राजधानी बनाने वाले शासक का नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, पवाया को राजधानी बनाने वाले शासक का नाम था भीमनाग। तो किस शासक ने जो है पवाया को राजधानी बनाया था? तो उसका नाम था भीमनाग। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप मान सकते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा आगे चलकर कुषाणों के पतन के बाद इधर नाग और उधर मगध में गुप्ता, तो गुप्ता और नागों में बहुत संघर्ष हुआ जिनके एविडेंस मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। इसके अलावा नागों के और सेंटर थे जिसमें मुरैना का कुंतलपुर, याद रखिएगा कुंतलपुर जिसे पवाया सॉरी जिसे हम कुतबार कहते हैं, ये भी नागों का सेंटर था। इसके अलावा मथुरा, ये भी नागों का सेंटर था। तो मथुरा और कुंतलपुर से भी नागों के साक्ष्य मिले हैं। बताते हैं कुंतलपुर यानी कुतबार से नागों के 18,598 कितने 18,598 सिक्के मिले हैं, जो कि बहुत बड़ी निधि है। ठीक है, तो ये नागों का इतिहास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादा डिटेल में आप नागवंश के बारे में पढ़ेंगे। भवनाग के बारे में ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ चुका है, एक नाग शासक था। हमारा अगला प्रश्न है आवीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है? तो आवीर वंश का कनेक्शन आपको बताना है, बताइए जल्दी। आवीर वंश के बारे में बात करें तो देखिए आवीर वंश का जो संबंध है वो रहा है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। याद रखिएगा आवीर वंश के संस्थापक का नाम था ईश्वर सेन। कौन थे? ईश्वर सेन। याद रखिएगा ये आवीर वंश के संस्थापक थे। बेसिकली ये सातवाहनों के और बाकाटकों के सामंत रहे। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से इनका संबंध है और संस्थापक का नाम था ईश्वर सेन। हमारा अगला प्रश्न है वाकाटक राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस भूभाग से रहा है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस भूभाग से रहा है? हालांकि इस प्रश्न का आंसर कुछ किताबों में अलग अलग दिया गया, लेकिन फिर भी आपको इस प्रश्न का आंसर बताना पड़ेगा। चलिए क्या आंसर होगा इसका साथियों? तो देखिए इसमें दो जगह पे बच्चे फंसते हैं। वाकाटक राजवंश का जो संस्थापक है उस संस्थापक का नाम था विंध्य शक्ति। क्या नाम था? विंध्य शक्ति। ये जो विंध्य शक्ति है पुराणों में पहली चीज इसके बारे में कहा गया, पुराणों में ये विदिशा का निवासी था। एक तो ये जानकारी मिलती है कि विदिशा का निवासी था, ऐसा पुराणों में जानकारी मिलती है। तो इसने क्या किया था, इसने जो आज विंध्य प्रदेश वाला रीजन है, विंध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है इसने जीता था। तो तब उसे विंध्य प्रदेश नहीं कहते थे, संभवतः भैया के नाम पर यानी विंध्य शक्ति के नाम पर ही इस रीजन का नाम क्या पड़ गया था? विंध्य क्षेत्र पड़ा। क्या नाम पड़ा? विंध्य क्षेत्र, यानी विंध्य शक्ति के शासन के नाम पर ही विंध्य क्षेत्र नाम पड़ गया था। विंध्य क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर विंध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यानी वाकाटक राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस भूभाग से था। अब देखो ये आपको याद रखना है, कुछ जगह पे बुंदेलखंड भी इसका ऑप्शन होता है, लेकिन क्योंकि अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर सही यही होगा, क्योंकि विंध्य प्रदेश जो नाम पड़ रहा है संभवतः वो विंध्य शक्ति के नाम पर ही पड़ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न के साथ हमें ये वाला कनेक्शन ही सही लग रहा है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में अग्निमित्र राज्यपाल था। तो आपको बताना अग्निमित्र कहाँ का राज्यपाल था, थोड़ा जल्दी बताइए। जल्दी मैं बता देता हूं, आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए अग्निमित्र जहां का राज्यपाल था वो है विदिशा। क्या है? विदिशा। आपको ऐसे याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग की जो मेन राजधानी थी उस राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र, क्योंकि वो मौर्यों का कौन था? मौर्यों का सेनापति था और वहीं से शासन कर रहा था। उसने बाद में अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी, उसने अपनी दूसरी राजधानी
यानी पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई, तो आपको याद रखना है विदिशा को। जब उसने विदिशा को राजधानी बनाई तो विदिशा का उपराजा कह लो, या जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, या राज्यपाल कह लो, तब उसने बनाया था अपने बेटे को, जिसका नाम था अग्निमित्र। और आगे चलकर अग्निमित्र क्योंकि विदिशा में रहता था, उसे यही अच्छा लगता था, इसीलिए याद रखिएगा इसने, यानी अग्निमित्र ने विदिशा को राजधानी बना दिया। आगे चलकर विदिशा ही शुंगों की मुख्य राजधानी बन गई। तो विदिशा को शुंगों की मुख्य राजधानी बनाने का जो श्रेय है वो किस शासक को जाता है, तो याद रखिएगा वो कोई और नहीं, वो था अग्निमित्र। और इसके बाद यानी शुंग वंश के 10 शासकों में से एक शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, वो था केवल पुष्यमित्र शुंग। बाकी 9 शासकों की राजधानी क्या रही है, विदिशा। इसीलिए कभी भी प्रश्न आए शुंगों की राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर होगा विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑलरेडी बता दिया है। समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ये एक जोरदार, धमाकेदार, शानदार प्रश्न है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ये हमें किस बात से जानकारी मिलती है? अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न पूछा जाना भी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है अयोध्या अभिलेख। समझते हैं कैसे। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो थे, पुष्यमित्र शुंग का एक राज्यपाल था और उस राज्यपाल का नाम था धनादेव। क्या नाम था? धनादेव। धनादेव अयोध्या का राज्यपाल था और उसका अभिलेख मिला है हमें, अयोध्या अभिलेख। तो बेसिकली ये जो अयोध्या अभिलेख है वो किसका हुआ? वो है धनादेव का। और धनादेव किसका अधिकारी है? तो धनादेव अधिकारी है किसका? पुष्यमित्र शुंग का। इस अयोध्या अभिलेख में लिखा है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी, पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख किसका है? तो याद रखिएगा अयोध्या अभिलेख है पुष्यमित्र शुंग के गवर्नर यानी पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनादेव का, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट, पुराणों में शुंग वंशीय शासक के लिए औदभज्य शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। औदिभज्य, औदिभज्य का क्या मीनिंग होता है? अटपटा सा लग रहा है, अदम्य साहस वाला, लड़ाकू प्रवृत्ति वाला, अचानक उठने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आंसर कर रहे हैं अचानक उठने वाला। देखिए क्या मीनिंग है। पुष्यमित्र शुंग जब गद्दी पर बैठा तो पुष्यमित्र शुंग जो था, याद रखेगा ये बौद्ध ग्रंथों में से बौद्धों का नासक कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी पर बैठने के बाद जो टाइटल धारण किया था वो सेनानी था। इसे सेनानी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मौर्यों का सेनापति था। इसने बृहद्रथ की हत्या की थी, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की, मगध का शासक बन गया। तो पुराण ये कहते हैं ये व्यक्ति पहले सिपाही था, सिपाही से सेनापति बना और सेनापति से अचानक शासक बन गया। तो सेनापति से एकदम राजा बनना इसके लिए क्या है? अचानक उठने वाला है। अचानक क्या है किया इसने? औदभिज्य मतलब अचानक उठ खड़ा हुआ। दैट इज कॉल्ड पुष्यमित्र शुंग। किस राजवंश के शासक अपने मात नामों से लक्षित होते हैं? ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। भारतीय इतिहास में वो कौन सा राजवंश है जिसके जो शासक हैं वो अपने मात नामों से लक्षित होते हैं? वो हैं कोई और नहीं, सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों में एक शासक थे जिनका नाम है, महानतम शासक हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगर कभी ये पूछा जाए कि सातवाहन वंश के किस शासक ने अपने नाम के आगे, याद रखिएगा अपने नाम के आगे मां का नाम, अपने नाम के आगे मां का नाम लगाने की परंपरा शुरू की, तो मां का नाम लगाने की जो परंपरा प्रारंभ की थी वो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शुरू की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां का नाम था गौतमी वल्सरी। तो उन्होंने अपनी मां का नाम लिया और वो कहलाए गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के सबसे महानतम शासक थे। सबसे महानतम शासक कौन था सातवाहन वंश का? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनकी विजयों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख इनके बारे में विवरण देता है। और मध्य प्रदेश के चाहे अवंती वाला प्रदेश हो, अनूप घाटी वाला प्रदेश हो, आकर प्रदेश हो, सभी प्रदेशों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का कब्जा था। इसके अलावा इनकी एक और उपलब्धि है कि इन्होंने शक शासक नहपान को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी।
तो शक शासक नहपान, जो कि शकों का एक शक्तिशाली शासक था, नहपान को पराजित किया और पराजित कर युद्ध भूमि में उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके चांदी के सिक्कों को अपने नाम से चलाया था, जो हमें जोगल थंबी से मिले हैं। 8000 चांदी के सिक्के मिले हैं, किसके? गौतमीपुत्र सातकर्णी के। तो आज के बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आज के बाद कोई भी अगर पूछे सातवाहन वंश की आन बान शान नाक कान कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहते हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी। वेणकटक स्वामी किसे कहते हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी। किसे कहा जाता है एका ब्राह्मण? गौतमीपुत्र सातकर्णी। किसे कहा जाता है तिर समुद्र पोताय स्वामी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। किसे कहा जाता है हनुमान, बलराम, बहुत सारे लोगों का अवतार? गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनकी दो उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है किसी दिन एग्जाम में आएंगी, तो मैं बता देता हूं। एक तो एका या अद्वितीय ब्राह्मण इनको कहते हैं। अद्वितीय ब्राह्मण किस शासक को कहा जाता है अद्वितीय ब्राह्मण? तो वो है हमारे ये। इसके अलावा इनको याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहते हैं। तो किसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक इसलिए कहते हैं ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसीलिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था का रक्षक। इसके अलावा इन्हें वेणकटक स्वामी, बहुत सारे नाम है, आगे बढ़ते हैं। भारत में तिथि युक्त यानी ऐसे सिक्के जिन पर नाम लिखवाया जा सके, इन पर तारीख लिखवाई जा सके, तो भारत में तिथि युक्त सिक्के किसने प्रारंभ किए? होविस्क, भीमकटविशेष, रुद्रदामन या कनिष्क? बताइए जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, वैसे भारत में तिथि युक्त सिक्के चलवाने का जो श्रेय है, ऐसे सिक्के जिन पे तारीखें या कुछ लिखा जाता था, वो इंडो ग्रीक शासक थे। लेकिन दिए गए शासकों में पहली बार तिथि का जो प्रयोग किया गया था वो रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। रुद्रदामन का हमें जो जूनागढ़ अभिलेख मिला है या जो गिरनार अभिलेख मिला है, उस पे भी तिथि अंकित है। क्या अंकित है? तिथि अंकित है। तो गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख याद रखिएगा किसका है? वो रुद्रदामन का है, और ये हम रुद्रदामन के लिए याद रख सकते हैं। तिथि युक्त सिक्के भी भैया ने चलाए थे। एक और खास बात है, आज के बाद कभी भी पूछा जाए भारतीय इतिहास में महान संस्कृत प्रेमी किसे कहा जाता है? महान संस्कृत प्रेमी। और याद रखिएगा ये जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है? तो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख भी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और ये महान संस्कृत प्रेमी था। ये अभिलेख 150 एडी का है, 150 एडी का है। ठीक है, तो रुद्रदामन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? तो भूमिदान यानी जमीन, भूदान, भूमिदान देने का जो साक्ष्य है पूछा गया है, भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर है सातवाहनों के। सातवाहन शासक थे जिनका नाम था सातकर्णी प्रथम, और सातकर्णी प्रथम का एक अभिलेख मिला है। सातकर्णी प्रथम का एक अभिलेख मिला है, और इस अभिलेख का नाम है, याद रखिएगा क्या? नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख। और नानाघाट अभिलेख हमको मिला है पूना से। कहां से मिला साथियों? पूना से मिला है। ये भारतीय इतिहास में भूमिदान का पहला साक्ष्य माना जाता है। तो भूमिदान का पहला साक्ष्य या भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य, कुछ भी कह लो, तो भूमिदान का पहला साक्ष्य जो है वो किसे माना जाता है? नानाघाट अभिलेख को। नानाघाट अभिलेख के शासक का है सातकर्णी प्रथम का। बेसिकली इस अभिलेख को लिखवाया था इनकी पत्नी ने, जिनका नाम था नागनिका, या जिन्हें हम नागरिका कहते हैं। नागनिका इनकी पत्नी है, पत्नी नागनिका बहुत फेमस थी, याद रखेगा। मतलब ये हुआ इसका, इस प्रश्न का आंसर अगर आप देखना चाहें मैं और आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि हो सकता है भूमिदान मौर्य भी देते हो।
हो सकता है भूमिदान कोई और भी देता हो, लेकिन भूमिदान का पहला जो लिखित साक्ष्य हमको मिला है भारतीय इतिहास में, वो किन का मिला है? सातवाहनों का। और सातवाहनों में भी जो राजा है सातकर्णी प्रथम, या उसकी पत्नी का नाम पूछा जा सकता है, उसकी पत्नी का नाम था नागनिका। उम्मीद है आपको याद रहेगा। चले आगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद ही सातवाहनों के बाद ही भूमिदान की प्रथा कंटिन्यू भारतीय इतिहास में रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय है? यानी भारत का पहला ऐसा शासक जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की, वो कौन था? तो भारत का ऐसा पहला शासक जिसे सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है, वो कौन था? आपको बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर है, याद रखिएगा, हमने कहा है, आपने पढ़ा होगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो चलाए हैं, वो चलाए हैं इंडो ग्रीक या यूनानी शासकों ने। इंडो ग्रीक बोलते हैं या जिन्हें हम यूनानी बोलते हैं, हिंद यूनानी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, तो इंडो ग्रीक शासकों ने, और मिनांडर उनमें से एक था। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मिनांडर। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय मिनांडर को दिया जाता है, या इंडो ग्रीक शासक को दिया जाता है। निम्न में से किस नाटककार ने नाटकों की रचना में सबसे पहले, ये भी धांसू क्वेश्चन है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा अगर आप इन प्रश्नों को करोगे। अब इस प्रश्न का आंसर है कि सबसे पहले निम्न में से किस नाटककार ने नाटकों की रचना में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। जब ये क्वेश्चन कोई बच्चा देखेगा तो उसके मन से एक ही आवाज निकलेगी, कालिदास। और यकीन मानिए गलत हो जाएगा। क्यों? कालिदास संस्कृत के सबसे अच्छे लेखक हैं, महान नाटककार है, महाकवि हैं संस्कृत के। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है भास। क्या याद रखना है? भास पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, याद रखिएगा, पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था नाटक लिखने में। और उनकी एक प्रेम कहानी है या नाटक कह लो, जिसका नाम है स्वप्न वासवदत्ता, जिसमें वत्स के राजा उदयन, वत्स मतलब जो जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और उनकी जो प्रेम कहानी, प्रेमिका है वासवदत्ता की प्रेम कहानी मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? भास। एक प्रश्न कालिदास का भी मैं आपको बताता हूं। कालिदास का एक प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि जो कालिदास के नाटक हैं, उन नाटकों में शूद्र, याद रखिएगा, शूद्र और महिला कौन सी भाषा बोलते हैं? तो शूद्र और महिला जिस भाषा को बोलते हैं वो प्राकृत है, लिखे नहीं गए हैं। आप इस प्रश्न को समझ लेना। इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में, जो कालिदास गुप्त काल के हैं, कि कालिदास ये कह रहे हैं कि शूद्र जो लोग होते थे, निम्न वर्ग के, और महिलाएं प्राकृत भाषा बोलती थी, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत में बात करते थे। तो प्राकृत की स्थिति उस समय वैसी ही थी जैसे हिंदी की थी, और पढ़े लिखों की भाषा संस्कृत मानी जाती थी, जैसे आज एलाइट वर्ग की भाषा इंग्लिश मानी जाती है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर भास है, बहुत ही फेमस है। ये चारों के चारों महानतम लेखक हैं, ठीक है। शूद्रक वृक्षकटिकम के लिए जाने जाते हैं कालिदास, बहुत सारी रचनाएं हैं। अश्वघोष आप जानते होंगे, अश्वघोष ने क्या लिखा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक किताब बता देता हूं, बुद्ध चरित्र उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। निम्न में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता? देखिए, भारत में अश्वमेध यज्ञ करना बड़ी बात है, और अश्वमेध यज्ञ माना जाता था साम्राज्य विस्तार और शक्ति का प्रतीक। 4 अश्वमेध यज्ञ करना मतलब बहुत बड़ी बात, और ये कोई बहुत ही धांसू शासक रहा होगा, और वो कोई और नहीं, वो था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन कौन है? तो याद रखिएगा, ये वाकाटक वंश के शासक थे। वाकाटक वंश का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे महान शासक कौन था? याद रखिएगा, प्रवरसेन प्रथम थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वो वाकाटक, याद रखिएगा, ब्राह्मण वंश था। कौन सा वंश था? ब्राह्मण वंश था। लोग इसमें समुद्रगुप्त नहीं, पुष्यमित्र सुंग नहीं, और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल भी नहीं, ठीक है। याद रखिएगा वो कौन है सबसे महान शासक? तो याद रखिएगा, वाकाटक वंश के सबसे महान शासक हैं प्रवरसेन प्रथम, जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के चलाए थे? ये क्वेश्चन जब जब आएगा ना तो बच्चों को परेशान करके जाएगा, क्योंकि शीशे के सिक्के ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं सातवाहन वंश के शासकों द्वारा चलाए गए थे। फिर ये कौन है?
तो याद रखिएगा इसका नाम थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, वो है स्ट्रेप्टोसेकंड। स्ट्रेप्टोसेकंड कौन है मैं आपको बता दूं, ये इंडो ग्रीक शासक है, और इस इंडो ग्रीक शासक ने, याद रखेगा, यानी ये जो इंडो ग्रीक शासक है इसने सीसे के सिक्के चलाए थे। तो इस प्रश्न के आंसर को आपको याद ही रखना पड़ेगा, हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी भारतीय इतिहास में हमको नहीं मिलती है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। अब आप फंसोगे इस लाइन में, एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, याद रखिएगा। अगर यह पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक मिनांडर, अभी बता दिया, लेकिन नियमित मतलब रेगुलरली सोने के सिक्के जारी कौन करता था, हर साल जारी करता था, ऐसे समझो इस प्रश्न को, तो उसका है सॉरी वो है कुषाण। कौन है, कुषाण। और कुषाणों में जिस व्यक्ति का नाम आएगा वो है विम कटफिसिस। कुषाण शासक विम कटफिसिस, कुषाण शासक विम कटफिसिस द्वारा जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए गए। इसके सिक्कों पर हमें नंदी बैल प्लस त्रिशूल मिला है, जिससे पता चलता है कि ये, याद रखिएगा, किसको मानता था, ये शैव मतानुयायी थे, यानी भगवान शिव को मानता था, शैव धर्म का अनुयायी था। इसकी एक उपाधि हमें महेश्वर मिली है, अर्थात भगवान शिव को मानने वाला महेश्वर, या माहेश्वर बोल सकते हैं, महेश्वर की उपाधि भी मिली है, और उमा पार्वती भी उसके सिक्कों पर लिखा है। तो कुषाण वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए। पहले विम कटफिसिस ने चलाए, उसके बाद कौन आ जाएगा, आपको पता है, कनिष्क। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो ये अभिलेख आप लोगों को याद रखने हैं बेसिकली। तो उस अभिलेख का नाम थोड़ी देर पहले बताया था, उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि गुजरात के गिरनार क्षेत्र से मिला है। आपको याद रखना है, इसकी एक विशेषता क्या है जो अभी अभी मैंने बताई है, इसकी एक विशेषता है, ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। संस्कृत भाषा का अभिलेख है या संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। तो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, पहली विशेषता है। दूसरी खास बात है, इसका समय 150 एडी है। तीसरी खास बात है, इसमें एक झील की चर्चा है, जिसे कहते हैं भारतीय इतिहास में सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील की चर्चा किस अभिलेख में है, याद रखिएगा। सो सुदर्शन झील की चर्चा है, याद रखिएगा। ये झील गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी, जिसकी चर्चा इस झील में है, जूनागढ़ अभिलेख में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रुद्रदामन जो था, रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। क्या करवाई थी, मरम्मत। तो सुदर्शन झील बनवाई चंद्रगुप्त मौर्य ने थी, और इसकी मरम्मत पहली बार करवाई थी रुद्रदामन ने। दूसरी बार इसकी मरम्मत करवाते हैं गुप्त शासक, जिनका नाम था स्कंदगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था। संभवतः ये इस साल आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम का एक अच्छा धांसू क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कनिष्क एक महानतम शासक है और उसके दरबार में कौन कौन लोग रहते थे, ये एक अच्छा प्रश्न है। तो कनिष्क के दरबार में जो व्यक्ति नहीं रहते थे, आपको उनका नाम इसमें से सिलेक्ट करना है और आपको बताना है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है, तो हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, वो है विशाखदत्त। देखिए, कनिष्क के दरबार में, जो कनिष्क प्रथम है, इसके दरबार में कौन कौन रहता था। एक रहते थे नागार्जुन, जिन्हें कहते हैं आइंस्टीन ऑफ इंडिया, यानी आइंस्टीन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, याद रखिएगा। आइंस्टीन ऑफ इंडिया, भारत का आइंस्टीन जो है, किसे कहा जाता है, नागार्जुन। इसके अलावा इसमें रहते थे चरक, जो कि एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चरक भी इसके दरबार में रहते थे, आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। इसके अलावा इसमें रहते थे वसुमित्र। वसुमित्र ऑप्शन में नहीं है, है ऑप्शन में। वसुमित्र जिन्होंने एक किताब लिखी है, बौद्ध विद्वान थे, महाविभा सूत्र नामक एक किताब लिखी है। इसके अलावा अगर आपको पता हो वसुमित्र के बारे में, तो वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। किसकी, फोर्थ बौद्धिज्म जो काउंसिल हुई थी, चतुर्थ सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्ष भी यही बने थे। कौन, वसुमित्र। इसके अलावा कौन थे, इसके अलावा अश्वघोष थे। अश्वघोष ने क्या किया है, अश्वघोष ने 3 बड़ी किताबें लिखी है। मैंने 4 नाम आप लोगों को याद करवाए हैं। एक का नाम है बुद्ध चरित्र,
जिसे हम बुद्धों की रामायण कहते हैं, बौद्धों की। इसके अलावा एक है सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण। इसके अलावा एक है जिसे बोलते हैं सौदरानंद प्रकरण, सौदरानंद प्रकरण। सौदरानंद प्रकरण के अलावा एक किताब है जिसको बोलते हैं वज्र सूची। वज्र सूची में जाति व्यवस्था की तीव्र आलोचना की गई है, तो ये अश्वघोष की किताबें हैं। इसके अलावा कनिष्क दरबार में पार्श रहते थे, इसके अलावा कनिष्क दरबार में संरक्ष रहते थे, इसके अलावा कनिष्क दरबार में सब हो गए, बस यही लोग थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। विशाख दत्त का संबंध कनिष्क से नहीं है, ये गुप्त काल से है। और याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में नहीं, कुषाण काल से नहीं, ये गुप्त काल से संबंधित थे। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी विशाख दत्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से ये भी मिस है, चलो कोई बात नहीं। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? अभी देखिए ये करंट न्यूज में भी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है काबुल पर, जो कि अफगानिस्तान का फेमस शहर है। हिंदू मंदिर के कारण, हाथीदांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, बुद्ध प्रतिमा हेतु। याद रखिएगा जो बामियान है ये इतिहास में फेमस था। यहाँ पर बड़ी बड़ी विशाल बौद्ध प्रतिमाएं थी, लेकिन 2007 में तालिबानी आतंकवादियों ने तोपें लगाकर इन प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। इसके अलावा एक और चीज है, 1236 में दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश की यहीं पर मृत्यु हुई थी। तो इल्तुतमिश की मृत्यु कहाँ हुई थी? अफगानिस्तान के बामियान में। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? और ये अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर मैं बता देता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। गांधार कला शैली है। क्या बोलते हैं इसको? गांधार कला शैली। और गांधार कला शैली का एक नाम है इंडो बुद्धिस्ट शैली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो बुद्धिस्ट शैली भी कहते हैं, इंडो बुद्धिस्ट कला भी कहते हैं। गांधार कला भारत के गांधार क्षेत्र में विकसित हुई थी। मूलतः ये यूनानी कला है जो यूनान की हेलेनिस्टिक आर्ट से डेवलप हुई है। आई होप आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इनमें से कौन ऐसा राजा था जो बहुत बड़ा जैन था? तो उसमें याद रखिएगा जैन तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े जैन शासकों में कलिंग नरेश खारवेल हैं। कलिंग जिसे उड़ीसा कहते हैं, कलिंग के शासक थे। और इन्हीं शासक का अभिलेख आजकल आप पहले ही पढ़ते हैं इतिहास में, जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख भारतवर्ष का जिक्र करने वाला पहला अभिलेख है जो किसका है? खारवेल का है। इसके अलावा इन्होंने उड़ीसा के उदयगिरी में, उड़ीसा के कहां पर? उदयगिरी। और उड़ीसा में एक जगह है खंडगिरी, उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी में जैनों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। और वहीं से मिला है, याद रखिएगा, ये अभिलेख जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। उदयगिरी मध्य प्रदेश के विदिशा में भी है और उड़ीसा में भी है। ठीक है, तो भारी जैन या भारी झुकाव था जैन धर्म के प्रति, उनका नाम खारवेल था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? तो उस ईरानी शासक का नाम डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम के 3 अभिलेख मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। एक का नाम है नक्शे रुस्तम अभिलेख। तो क्या नाम है एक का? नक्शे रुस्तम अभिलेख। एक का नाम है पेरीपोलस अभिलेख, पेरीपोलस अभिलेख। एक का नाम है बेहिस्तून अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख। तो इन तीनों अभिलेखों से इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय क्षेत्रों को सबसे पहले जीतने वाला डेरियस था, जिसने भारतीय क्षेत्रों को जीतकर उसे अपना 20वां प्रांत बनाया था। यानी भारत का जो इलाका उसने जीता था गांधार का, उसे जीतकर अपने इलाकों में मिला लिया और अपने राज्य का 20वां प्रांत उसने बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो सातवाहनों की राजधानी था प्रतिष्ठान, या जिसे पैठन भी कहते हैं, पैठनपुर या प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी क्षेत्र में था। ये सातवाहनों की राजधानी था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मैच है? हड़प्पा चित्रित धूसर रॉन्ग है, कुषाण गांधार कला शैली करेक्ट है, मुगल अजंता चित्रकारी गलत है, मराठा पहाड़ी चित्रकारी। इसका सही आंसर है कुषाण। भारत में कुषाणों ने गांधार कला शैली को विकसित किया। ये गांधार कला शैली क्या है? गांधार कला शैली में मूर्तियों का निर्माण किया जाता है और कनिष्क के समय बहुत ज्यादा मूर्तियां बनी, इसीलिए गांधार कला शैली का जो विकास है वो कनिष्क ने किया था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। बाल विवाह प्रथा
याद रखिए, बाल विवाह प्रथा आरंभ कब से मानी जाती है? अच्छा प्रश्न हो सकता है आपके लिए। देखिए, बाल विवाह का प्रथा का जो आरंभ माना जाता है वो कुषाण काल में माना जाता है। तो कुषाण काल में ये माना जाता है कि बाल विवाह की जो प्रथा है वो आरंभ होती है। हालांकि बाल विवाह का जो प्रचलन है वो हमारे देश में वैदिक काल से ही था। लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह शुरू हो गए थे। लेकिन बाल विवाह एक प्रथा कब बन गई? तो बाल विवाह एक प्रथा बनी कुषाण काल में, संभवतः विदेशियों के आने के बाद ये एक कुप्रथा के तौर पे स्टैब्लिश हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी गायब है देखिए, लेकिन प्रश्न है इसमें, रवतक अभिलेख किस शासक का है? रवतक अभिलेख कनिष्क का है। अश्वघोष किसका समकालीन था? थोड़ी देर पहले ही बता दिया, कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये प्रश्न भी सरल हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी बुद्ध की मूर्तियां किसने अपने सिक्कों पर चलवाई थी? ऐसा कौन सा शासक था भारत में जिसने बुद्ध के सिक्के चलवाए, बुद्ध की मूर्तियां उन पर बनवाई थी? तो वो है एकमात्र शासक जिसका नाम कनिष्क है। कनिष्क जिसे दूसरा अशोक भी कहते हैं। कनिष्क को बौद्ध धर्म के प्रति अपार प्रेम और अशोक की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के कारण, अशोक की तरह शक्तिशाली होने के कारण उसे दूसरा अशोक कहा जाता है। तो किस शासक को दूसरा अशोक कहा जाता है? कनिष्क। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क। शक संवत चला था कब? 78 ईस्वी में। भारत सरकार इस कैलेंडर का प्रयोग करती है और इसे राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं। और ये शुरू हो गया है, बस होने वाला है। राष्ट्रीय कैलेंडर है, याद रखिएगा, 21 मार्च से शुरू होता है और इसका पहला महीना होता है चैत्र। भारत सरकार इसका प्रयोग करती है और पहला महीना होता है चैत्र जो मार्च में आता है और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। तो कनिष्क के द्वारा ही जो है क्या किया गया था? शक संवत चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन नामों के समसामयिक नहीं था? यानी कंटेम्पररी नहीं था, एक समय का नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। तो अलग ही दिख रहा है मिलिंद। मिलिंद बहुत बाद में आया, मिलिंद मतलब मिनांडर की बात हो रही है। बाकी ये तीनों बुद्ध के समकालीन थे। मगध जो राज्य था, यहाँ के शासक का नाम बिंबिसार था। जो कौशल था, कौशल राज्य जो था, कौशल राज्य के शासक का नाम प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत। और गौतम बुद्ध, बुद्ध भी इनके समकालीन थे। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के कंटेम्पररी यानी समकालीन थे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के, सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी करने के श्रेय किसे दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जो चलाए थे वो चलाए थे कुषाणों ने। किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने भारत में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के चलाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिक्कों को आप याद रख सकते हैं। अगर पूछा जाए सर्वाधिक तांबे के, आंसर कुषाण बताना है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक चांदी के, सर्वाधिक चांदी, तो आंसर शक बताना है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक शीशे के, सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो आंसर बताना है आपको सातवाहन। कौन बताना है? सातवाहन। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के आपको बताना है, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाले शासक हैं गुप्त। ठीक है, अगर इसमें दो क्वेश्चन और जोड़ दिए जाएं कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो कुषाणों को जाता है। कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सर्वप्रथम गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो जाता है सोने के सिक्के, वो जाता है इंडो ग्रीक यानी मिनांडर, यानी यूनानी, या जिसे हम इंडो ग्रीक कहते हैं। सिक्कों पर कैसा भी सवाल आए इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैंने कह दिया। ये आप याद कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन आपका आज सबके बराबर है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और आपको क्या ऐसा चाहिए, टॉपिक वाइज रिवीजन चाहिए, क्या चाहिए, किसी टॉपिक पर शॉर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके कमेंट देखूंगा। जय हिंद, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। कल हम गुप्ता पीरियड के प्रश्नों को कवर करेंगे। थैंक यू।